गुड इवनिंग मेरे सभी नियोजित शिक्षक भाइयों और शिक्षिका बहनों को। तो शब्द विचार का पहला पाठ कल कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, है ना, इन चीजों के बारे में बताया। तो आज शब्द विचार का पार्ट 2 बताना चाह रहे हैं, है ना। तो शब्द विचार में शब्द रचना होता है। शब्द रचना मतलब कि हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो कहां कहां से आए हैं, है ना। शब्द रचना में हम इन्हीं चीजों को जानेंगे, ठीक है। तो शब्द कहां कहां से, पर्यायवाची से भी शब्द आते हैं, समानार्थक शब्दों से भी जो है शब्द आते हैं। उपसर्ग लगा करके भी नए शब्दों का निर्माण होता है, प्रत्यय लगा करके भी नए शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। तो आज हम लोग शब्द विचार को जानेंगे। इसमें शब्द रचना भाग 2 अगर इसको कहें तो ये ज्यादा उचित होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं उपसर्ग प्रीफिक्स, प्रत्यय सफिक्स, है ना। लेकिन जानना और गहराई से जानना कम समय में, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आज हम लोग गहराई से जानेंगे कम समय में, मतलब कि शॉर्ट नोट्स, बहुत ही परिष्कृत नोट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ताकि आप जब उनको पढ़ें तो आपके दिमाग में तुरंत सेट हो, लंबी लंबी लाइनें आपको खोजने में समय बर्बाद ना करना पड़े। तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, उपसर्ग क्या होता है। उसके पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट में हम आपको उपसर्ग और प्रत्यय का जो बेसिक चीज है वो आपको हम बता दें, ताकि वो समझने में आपको समस्या बाद में नहीं होगी। आप पीडीएफ के रूप में उसको डाउनलोड करके बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हम लोग आज जानेंगे। शब्द निर्माण का ये दूसरा वीडियो है, शब्द विचार और शब्द विचार में शब्द निर्माण। शब्द निर्माण करने का एक तरीका उपसर्ग और प्रत्यय भी है। उपसर्ग लगा करके भी शब्दों का निर्माण होता है और प्रत्यय लगा करके भी शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानते हैं। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ है, एकदम मेन पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट चीज बता रहे हैं। उपसर्ग का अर्थ है निकट, निकट या पास में लगकर, निकट या पास में लगकर नया अर्थ वाला शब्द बनाना, है ना। उपसर्ग का अर्थ है निकट या पास में लगकर नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हार। अब हार में जो है हम जोड़ देंगे प्र, जोड़ हार, तो क्या बन गया नया शब्द हम लोग का? प्रहार हो गया। एक और शब्द लेते हैं, जैसे जोड़ हार, तो क्या बन गया हम लोग का? आहार, है ना। प्रहार मतलब चोट पहुंचाना, आहार मतलब होता है भोजन, ठीक। तो ये हो गया उपसर्ग। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि उपसर्ग का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपसर्ग का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है। जैसे प्र का यूज करके आप शब्द निर्माण, शब्द मतलब वाक्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्र का अकेला प्र का प्रयोग होगा? नहीं होगा, है ना। तो उपसर्ग का अपना निश्चित अर्थ नहीं होता, वो शब्द में, मूल शब्द में जुड़ करके वो
है ना, एक अर्थ वो बनाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग शब्द नहीं होता, क्योंकि शब्द जो है नहीं होता, उपसर्ग शब्द नहीं होता। और अगला पॉइंट क्या है कि शब्द स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण होते हैं। शब्द स्वतंत्र एवं अर्थपूर्ण होते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है ना। जैसे अप है ना, अप है तो अप का मतलब क्या होता है जानते हैं? अप का मतलब होता है हीन, अप का मतलब होता है हीन। और इसमें जैसे हम लगा देंगे अपयश, अपयश मतलब बदनामी होता है ना, अपयश। जैसे लगा देंगे हम अपमान, तो ये जब जोड़ दिए, अप में यश को जब जोड़े तो ये एक शब्द बना, हम इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ये एक शब्द हुआ। लेकिन केवल अप के, है ना, अप लगा करके अगर हम चाहेंगे बना दें तो वो पॉसिबल नहीं है। अप से कोई हम किसी वाक्य में इसको अप को प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये है उपसर्ग। और जहां तक प्रत्यय की बात है तो प्रत्यय को भी देख लेते हैं, है ना। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है वो प्रत्यय लिखेंगे इसमें, प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ, प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ शब्द के अंत में लगने वाला, शब्द के अंत में लगने वाला, है ना। ये क्या होता है? शब्द के अंत में लगने वाला, ये प्रत्यय होता है। और प्रत्यय जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय मतलब अंत में लगने वाला। जैसे कृत प्रत्यय क्या होगा? तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में, यानी वर्ब के, है ना, वर्ब मेन वर्ब होता है ना, आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, तो क्या लिखेंगे? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु, है ना, में लगते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गान, गान का मतलब क्या होता है? सॉन्ग, है ना, तो सिंग होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का? गान में वाला जोड़ देंगे तो गाने वाला, है ना। तो ये क्या है? ये हो गया मूल धातु, इसमें वाला जो लगा दिए, ये क्या हो गया हम लोग का? प्रत्यय हो गया। गान गाने वाला, पढ़ पढ़ने वाला, दौड़ दौड़ने वाला, है ना। जैसे इंग्लिश में करते हैं ना सिंग, है ना, इसका क्या कर देते हैं? सिंगर, है ना। यही तो है प्रीफिक्स सफिक्स, है ना, प्रीफिक्स उपसर्ग सफिक्स प्रत्यय, वही चीज है। तो कृत प्रत्यय क्या हुआ? जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित की जब बात होगी, तद्धित प्रत्यय की, तो यहां लिखेंगे कि जो प्रत्यय, है ना, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में, है ना, लगकर, अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर
देता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सोनार, सोना है ना, जोड़ आर क्या हो जाएगा? सोनार। बच्चा जोड़ पन क्या हो जाएगा? बचपन। लघु जोड़ता क्या हो जाएगा? लघुता, है ना। रस जोड़ ईला क्या हो जाएगा? रसीला। तो वो तद्धित प्रत्यय हो गया। मतलब दोनों में अंतर यही है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में, कि कृत प्रत्यय में केवल है ना क्रिया का मूल धातु लगता है, वर्ब का, और तद्धित प्रत्यय में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में। तो इसमें संज्ञा जैसे क्या हो गया? सोना संज्ञा हो गया, है ना। हम उदाहरण आपको देते हैं, जगह थोड़ा कम है तो यहां पर उदाहरण देते हैं। जैसे सोना अब प्लस र तो क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें? सोना प्लस आर हो जाएगा, सोना प्लस आर सोनार हो जाएगा। और जैसे बच्चा, बच्चा प्लस पन क्या हो जाएगा? बचपन, है ना। तो ये बच्चा भी क्या है? ये संज्ञा है, ठीक है। तो सोनार और बचपन, ये उदाहरण हो गया तद्धित प्रत्यय का। कृत प्रत्यय याद रखिएगा कि क्रिया के मूल धातु, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लाइड, है ना। उस स्लाइड से जो है हम लोग एक बार फिर से आपको ये एक बेसिक चीज बताए, जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये आपका एकदम से शॉर्ट नोट्स हो गया उपसर्ग के बारे में, प्रत्यय के बारे में। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो भी आगे हम ये भी जानेंगे कि उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं उपसर्ग क्या होता है। तो वह अव्यय या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब शब्द का वह हिस्सा, है ना, जो किसी शब्द के पहले आकर के उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उन्हें उपसर्ग, है ना, विशेष अर्थ बनाते हैं। जैसे हम एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे, ठीक है। जैसे हार है, तो हार, है ना, हार में अगर हम लोग प्र जोड़ देते हैं तो प्र जोड़ हार क्या हो गया? प्रहार हो गया। यह हार मूल शब्द है, प्रहार हो गया, है ना। और इसी में अगर वी जोड़ हार कर देते हैं तो ये विहार हो जाता है। विहार मतलब घूमने का जगह, है ना। कोई दिक्कत तो आपको इसमें होना नहीं चाहिए। प्रहार, विहार, है ना। तो उपसर्ग का, अब इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि उपसर्ग का मतलब क्या हुआ, कि उप मतलब समीप और सर्ग मतलब सृष्टि करना, रचना करना। जो शब्द के समीप रह करके रचना कर दे, है ना, किसी शब्द के साथ जुड़ करके नया शब्द बना दे, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है कि हार में प्र जोड़ दिए तो प्रहार हो गया, और उसी हार में वी जोड़ दिए तो विहार हो गया। विहार का मतलब घूमने वाला जगह, प्रहार का मतलब, है ना, प्रहार करना, चोट पहुंचाना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये उपसर्ग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वे शब्द हैं जो अव्यय के बाद में लगकर उसे नया रूप और नया अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। जो अव्यय के बाद में लगकर, मतलब अव्यय के बाद में लगने का मतलब कि मूल जो शब्द है उसके बाद में लग करके जो है वो नया अर्थ प्रदान करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय का मतलब क्या है कि साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में लगेगा
और अय मतलब चलने वाला, मतलब बाद में चलने वाला। तो किसी शब्दों के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको कि किसी शब्दों के अंत में जुड़कर उसकी विशेषता में जो परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमको तो लगता है कि प्रत्यय में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय के बीच का अंतर हम समझते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दूसरा है कि उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है। जैसे चार है, चार में प्र जोड़ देंगे तो प्रचार हो गया, है ना। इसमें प्र उपसर्ग है और ये चार शब्द के पहले जुड़ा है ना। और चार में अगर हम जोड़ देंगे, है ना, चार में अगर हम जोड़ देंगे तो अचार हो जाएगा। नहीं, चार में अगर हम जोड़ देंगे वी तो विचार हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग को समझना है। प्रत्यय क्या है? उसके मूल शब्द में अगर हम किसी को जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। जैसे इतिहास है और उसमें इक जोड़ दिए तो ऐतिहासिक, है ना। तो उसका मीनिंग लगभग जो है समझ में हम लोगों को आ जाता है। लेकिन इसमें आपको क्या बताए, चार है, चार मतलब तो 4 होता है, चार, ये 4 हो गया संख्या। इसमें प्र जोड़ दिए तो प्रचार, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। चार में वी जोड़ दिए तो विचार, है ना, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। तो उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल सकता है, लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द बदलता नहीं है। नागरिक, उसमें ता जोड़ दिए तो नागरिकता हो गया, है ना। तो नागरिकता हो गया। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यह प्रश्न आता है कि हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक है तत्सम उपसर्ग, है ना। संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहते हैं और हिंदी का जो उपसर्ग है उसको तद्भव उपसर्ग कहते हैं। उर्दू के उपसर्ग भी होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं, जिसको विदेशी उपसर्ग कहते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा डिटेल जो है उसमें आपको मिल जाएगा। हमने बहुत अच्छे तरह से उसको डेकोरेट किया है और इस तरह से उसको डेकोरेट किया है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चैनल के लिंक में दे देंगे। ये देखिए, रास एजुकेशन और शिक्षा द अल्टीमेट एम, आप इसको भी देख रहे होंगे। ये शिक्षा द अल्टीमेट एम जो है, ये जो इंग्लिश जिनका बेसिक्स से जिनको इंग्लिश सीखना है वो इस चैनल में आपको शिक्षा द अल्टीमेट एम में मिल जाएगा। इसी पर हम तैयारी करवाएंगे। 80 मार्क्स का जो इंग्लिश पूछा जाएगा अपने विषय का, वो उसी चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा, इस पर नहीं। ये रास एजुकेशन है और शिक्षा द अल्टीमेट एम पर इंग्लिश 80 मार्क्स का। अब देखिए, संस्कृत में मतलब उपसर्ग जो है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग जो है वो 22 मूल उपसर्ग हैं। 22 मूल उपसर्ग है ना। संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तत्सम भी कह सकते हैं, ठीक है। संस्कृत से आए, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा
का जो है मूल वो उसको कहते हैं तत्सम। तो इसमें देख सकते हैं आप संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग अति है जिसका अर्थ होता है अधिक। उपसर्ग से बना शब्द कौन हो गया? अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्याचार मतलब अधिक। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा, अतिशीघ्र मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी, अधि मतलब होता है प्रधान, है ना, अधिकृत कर दिए है मतलब उस व्यक्ति को हमने अधिकृत कर दिया, वो जो करेगा वो निर्णय उसका सही होगा। अध्यक्ष देखते हुए किसी जैसे किसी पार्टी का अध्यक्ष मतलब सबसे प्रमुख व्यक्ति। अध्ययन मतलब प्रमुखता से किसी विषय को पढ़ना। फिर अनु, अनु मतलब होता है पीछे, अनुकरण करना मतलब हम जो कुछ कर रहे हैं उसके साथ चलना। अनुकूल, अनुनाद, अनुभव। तो ये सारे जो वर्ड हैं आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से अपलोड करिए, इसको अगर करेंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप इन चीजों को देखिए, केवल ये देखिए कि संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं, इनको हम लोगों को जो है देखना है, जिसमें अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, है ना। उसके बाद आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निस, निर। ये प्र, परा, परि, प्रति, वि, सु, जैसे सु मतलब होता है अच्छा, सुशासन, है ना, अच्छा शासन। सुमन, सुलभ, अच्छे से उपलब्ध, सुलभ। तो ये सब क्या है? ये सब तद्धित प्रत्यय है। हिंदी के उपसर्ग वो संस्कृत का था। अब हिंदी के उपसर्गों को हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं, है ना। हिंदी के उपसर्ग को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो इसमें देखिए हिंदी वो संस्कृत का था, इसमें कौन कौन सा है? अन, अनजान। अन का मतलब होता है नहीं, अनजान मतलब जिसको नहीं जानते हैं। अध, आधा, अधजला। उन मतलब एक कम, देखते हैं 19 मतलब 20 में एक कम, 29 30 में एक कम, 39 ऊन जहां लगा मतलब एक कम की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसको भी डाउनलोड करके इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिंदी का। उर्दू का भी उपसर्ग है। उर्दू का उपसर्ग कौन कौन सा है? ला, लावारिस मतलब जिसका कोई वारिस ना हो। लाचार जिसके पास कोई तरीका ना हो। लाजवाब जिसका कोई जवाब ना हो, बेहतरीन जिसको कहते हैं, ठीक है। बद, बदसूरत, बद मतलब बुरा, बदसूरत जिसका सूरत अच्छा ना हो। बदनाम जो अच्छा व्यक्ति ना हो। बद दिमाग जिसका दिमाग अच्छा ना हो, है ना। तो ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। आप इन सबको अध्ययन, है ना, मेरे पीडीएफ को डाउनलोड करके कर सकते हैं। ये सब, ये जितना देख रहे हैं गैर, ना, खुश, हम, एन, सर, ये सारा जो है आप इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। ये आपका काम आएगा किसमें? ये आपका काम आएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन में काम आएगा। फिर अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं, जैसे सब। अब देखिए ये सब हिंदी में यूज होने लगा। सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमिटी। हाफ, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट। हाफ टिकट फिल्म भी बना था, आपको पता होगा। कोऑपरेटिव, देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक लिखा रहता है, कोऑपरेटिव बैंक। तो ये हिंदी अंग्रेजी का उपसर्ग है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्यय जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के। एक होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लेख जोड़ अक, है ना, लेखक, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय जो होता है, तो वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुटते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इसको कि धातु, ये धातु हो गया, है ना, और ये सेठ जो है ये क्या हो गया हम लोग का? तो ये संज्ञा हो गया, है ना, सेठ संज्ञा हो गया। तो सेठ प्लस आनी सेठानी, है ना, ये हो गया तद्धित प्रत्यय। और कृत प्रत्यय जो है वो कृत जोड़ अंत, इसको कृदंत भी कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है कि कृत प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? तो कृत जोड़ अंत कृदंत, है ना। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये 2 हो गया हम लोग का। आगे देखते हैं।
शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें डैश कहते हैं, है ना। वो शॉर्ट में हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझा दिया। अब हम आपको उससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो शब्दांश मतलब शब्द का वो अंश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसको कहते हैं क्या, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उपसर्ग। तो ये आंसर होगा आपका, है ना। उपसर्ग जो आरंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय, है ना। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगला देखिए, संस्कृत के उपसर्गों को डैश उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत, विदेशी या संस्कृत या तत्सम, इसको हम लोग तत्सम कहते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम भी कहा जाता है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हिंदी के उपसर्गों को डैश उपसर्ग भी कहा जाता है। हिंदी के उपसर्गों को डैश उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे इसमें संस्कृत होगा या विदेशी होगा या तद्भव होगा या तत्सम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जानते हैं, इसका सही आंसर होगा तद्भव, है ना। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, विदेशी उपसर्गों को डैश उपसर्ग भी कहते हैं। तो आगत और विदेशी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, अभिजात शब्द में मूल शब्द है ना। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द इसमें जात है, ठीक है। अभिजात में मूल शब्द जात है। और अभी क्या हो गया, अभी जो है वो उपसर्ग हो गया। फिर कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2, 3, 5 या 7। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं, याद रखिएगा। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं। बाजीगर उदाहरण है कौन प्रत्यय का, तो उर्दू प्रत्यय का या तद्धित प्रत्यय का या कृत प्रत्यय का या आगत उपसर्ग का, बता सकते हैं। यह है उर्दू प्रत्यय का। बाजीगर उदाहरण है उर्दू प्रत्यय का, ठीक है बंधु। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अ का उपयोग समानार्थक शब्द बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, अपने, क्योंकि इससे हो जाएगा विरल से अविरल, पवित्र से अपवित्र, भाव से अभाव। तो अपने कोई शब्द नहीं होगा, अपने ही मूल शब्द है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय शब्द शाला से संबंधित है। शाला स्थान प्रत्यय, क्यों इसका स्थान प्रत्यय कह रहे हैं जानते हैं, क्योंकि पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, शाला मतलब स्थान, तो स्थान प्रत्यय हो गया, है ना। प्रत्यय मतलब बाद में लगता, तो पाठ के बाद में शाला लगा तो पाठशाला, है ना। मधु प्लस शाला तो मधुशाला, इस तरह से इसको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उत्तर का अर्थ नहीं है, तो ऊपर होगा या समाधान होगा या पूर्व होगा या सभी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बंधु, सभी होगा इसका आंसर। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय शब्द किताब से संबंधित है। कर्तृ प्रत्यय, कर्म प्रत्यय, तत्पुरुष प्रत्यय या अव्ययी भाव प्रत्यय। इसका आंसर होगा क्या, कर्तृ प्रत्यय इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने बहुत कम समय में खत्म किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसमें हमने कुछ छोड़ा। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। आप पीडीएफ को डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से। वहां पर चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो हमने इसको क्या किया, शॉर्ट किया और इसको पीडीएफ के रूप में दे दिया। जो समझाने लायक चीज था हमने बता दिया, और वो पीडीएफ जब आप निकालेंगे तो आपको सारा चीज वहां से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट। रात के 11 बज रहे हैं, अब हम आपसे लेते हैं अलविदा। कल मिलते हैं, बाय बाय।